Hey guys, I welcome you all to GSN Law। आज हम बात करेंगे राइट टू प्राइवेसी और राइट टू फेयर ट्रायल के बीच में जो संघर्ष चला दिल्ली हाई कोर्ट में, उस पर बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया गया है कोर्ट के द्वारा। जानेंगे सारा मुद्दा क्या है और इसमें कौन कौन से प्रोविजंस कवर हो रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि आप हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। अब हम जान लेते हैं इस केस के कुछ डिटेल्स के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका साइटेशन है दीप्ति कपूर वर्सेस कुणाल झुल्का। ये केस 30 जून 2020 को डिसाइड हुआ और ये केस एक पिटीशन थी आर्टिकल 227 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द फैमिली कोर्ट। यानी कि फैमिली कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया उसको आर्टिकल 227 की पिटीशन के द्वारा चैलेंज किया गया। अब जान लेते हैं केस के बैकग्राउंड के बारे में। ये केस ओरिजिनली एक डाइवोर्स पिटीशन थी जो कि 2012 में हस्बैंड, जो कि यहाँ पर रिस्पोंडेंट हैं, उनके द्वारा फाइल की गई थी मैरिज के डिसोल्यूशन के लिए ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी। अब यहाँ पर क्रुएल्टी के एविडेंस के तौर पे हस्बैंड ने एक सीडी फाइल की जिसमें उसने वाइफ और उसके एक फ्रेंड के कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें वाइफ डेरोगेटरी और डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स कह रही हैं हस्बैंड की फैमिली के खिलाफ। अब जब एविडेंस फाइल होता है, वाइफ या फिर जो पिटिशनर हैं वो इसको ऑब्जेक्ट करती हैं, स्टेटिंग कि ये जो एविडेंस लिया गया है इट हैज बीन कलेक्टेड इन ब्रीच ऑफ हर फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। अब राइट टू प्राइवेसी के ऊपर रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है जो कि इस केस में भी वाइफ के द्वारा साइड किया गया। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कौन सा केस था और किस ईयर में डिसाइड हुआ था। अच्छा, जब वाइफ ने ये मुद्दा उठाया कि ये एविडेंस एडमिसिबल नहीं है तो फैमिली कोर्ट ने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसाइड करते हुए ये बोला कि ये जो सीडी है ये एक रेलिवेंट पीस ऑफ एविडेंस है सिंस it helps the court in deciding the matter at hand। अब हम इस केस से रिलेटेड प्रोविजंस को देख लेते हैं। सबसे पहले है आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 227 कहता है कि हाई कोर्ट के पास पावर होगी सुप्रिटेंडेंस की ओवर ऑल कोर्ट्स विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन। यानी कि जो भी कोर्ट्स उसके जुरिस्डिक्शन में आती हैं उन सभी के ऊपर उसका सुप्रिटेंडेंस का पावर होगा। ये पावर एक हाई कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पे डिपेंड करती है। अब सब क्लॉज 2 में ध्यान दीजिएगा, विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी, यानी कि ये जो 3 स्पेसिफिक पावर्स हाई कोर्ट को दी गई हैं, इसके अलावा जो जनरल सुप्रिटेंडेंस की पावर है वो भी हाई कोर्ट के पास है। तो ये 3 कंडीशंस इन एडिशन टू दैट जनरलिटी जो कि सब क्लॉज 1 में दी गई है उसको इलैबोरेट करता है। और यहाँ पे हाई कोर्ट में कॉल फॉर रिटर्न्स फ्रॉम सच कोर्ट, जनरल रूल्स और प्रिंसिपल्स बनाना प्रैक्टिस और प्रोसीडिंग्स के विषय में। इसके अलावा हाई कोर्ट के पास ये भी पावर है कि वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रिस्क्राइब कर सके। इसके अलावा हाई कोर्ट के पास ये भी पावर है कि वो फीस स्ट्रक्चर देख सके, शेरिफ्स का, क्लर्क्स का, कोर्ट के ऑफिसर्स का और साथ ही साथ अटॉर्नीज, एडवोकेट्स और प्लीडर्स का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जनरली हम लोग ये शेरिफ पोजीशन यूएस के शेरिफ से एसोसिएट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी कोलकाता और बॉम्बे में शेरिफ की पोजीशन है। ये मुंबई मिरर का आर्टिकल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसमें काफी कुछ शेरिफ के पोजीशन के बारे में बताया गया है। जैसे कि शेरिफ का जो अपॉइंटमेंट है वो एक कमिटी करती है हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पे हाई कोर्ट की पावर्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हुए ये बोला गया कि कोई भी रूल या फिर जो भी फॉर्म्स प्रिस्क्राइब किए जा रहे हैं क्लॉज 2 और क्लॉज 3 के अंतर्गत दे शुडंट बी इनकंसिस्टेंट विद द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ लॉ। और ऐसे कोई भी रूल्स और फॉर्म्स जो प्रिस्क्राइब किए जाएंगे हाई कोर्ट के द्वारा सब क्लॉज 2 और 3 के अंतर्गत, उसमें गवर्नर की प्रीवियस अप्रूवल की जरूरत होगी। सब क्लॉज 4 में ये बोला गया कि ये जो भी पावर है आर्टिकल 227 के अंतर्गत इट विल नॉट अप्लाई टू एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो कि आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड लॉज के अंतर्गत बनाई गई हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रोवाइजो है ये काफी हद तक क्लॉज 2 और क्लॉज 3 के अंडर में जो हाई कोर्ट के पास पावर है उसको कर्टेल कर देता है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट में जब भी आर्टिकल 227 की पिटीशंस आती हैं तो वो आर्टिकल 227 सब क्लॉज 1 के अंडर में आती हैं और इसी वजह से आर्टिकल 227 का स्कोप बहुत ही नैरो माना
माना जाता है। और जब भी कोई भी पिटीशन आर्टिकल 227 के अंतर्गत फाइल होती है तो कोर्ट सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछती है कि क्या आपके पास कोई और ऑल्टरनेटिव रेमेडी नहीं थी। अब हम बात करेंगे सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में। इस सेक्शन में वो सब कंडीशंस दी गई हैं जहां पर हस्बैंड या फिर वाइफ पिटीशन प्रेजेंट कर सकते हैं फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। सबसेक्शन 1 के अनुसार अगर रिस्पोंडेंट ने इनमें से कोई भी कार्य किए तो पिटिशनर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए पिटीशन डाल सकता है। पहली सिचुएशन है कि अगर हस्बैंड या फिर वाइफ किसी और व्यक्ति के साथ वॉलंटरीली सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है या फिर सेक्सुअल रिलेशंस रखता है शादी होने के बाद, तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की पिटीशन लाई जा सकती है। अपने केस में ये पॉइंट 1A अट्रैक्ट हुआ था क्योंकि हस्बैंड का कहना था कि वाइफ ने उसे क्रुएल्टी के साथ ट्रीट किया। क्लॉज 1B के हिसाब से अगर हस्बैंड या वाइफ अपने स्पाउस को छोड़ के चला जाता है फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 2 years, अब ये 2 years कहाँ से कैलकुलेट होंगे? पिटीशन के प्रेजेंटेशन से 2 साल पहले, यानी कि हस्बैंड या वाइफ अगर अपने स्पाउस को छोड़ के चला गया है तो वो स्पाउस 2 साल बाद डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की पिटीशन लेकर कोर्ट में जा सकता है। अब क्योंकि हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर रहे हैं तो सेकंड कंडीशन के हिसाब से अगर दोनों में से कोई भी पार्टी हिंदुइज्म से कन्वर्ट हो जाता है इनटू एनी अदर रिलीजन तो भी ये पिटीशन लाई जा सकती है। थर्ड कंडीशन के हिसाब से अगर हस्बैंड या फिर वाइफ किसी मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित है टू दी एक्सटेंट कि रीजनेबल सर्कमस्टेंसेज में पिटिशनर से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो रिस्पोंडेंट के साथ रहे और ऐसा मेंटल डिसऑर्डर इनक्योरेबल है, यानी कि वो सही नहीं हो सकता। ऐसे केस में भी जो अदर पार्टी है वो पिटिशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज लेके आ सकती है। इसके बाद मेंटल डिसऑर्डर को एक्सप्लेन किया गया है और कहा गया है कि इट इंक्लूड्स मेंटल इलनेस या फिर ऐसी कंडीशन जहां पर दिमाग का डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाया, साइकोपैथिक डिसऑर्डर या फिर कोई और डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी जो कि माइंड से रिलेटेड हो, इंक्लूडिंग स्किज़ोफ्रेनिया। तो एक्सप्रेसली सिर्फ एक डिजीज का नाम दिया गया है जो कि है स्किज़ोफ्रेनिया। अब यहाँ पर साइकोपैथिक डिसऑर्डर का मतलब भी बताया गया है। यहाँ पर परसिस्टेंट का मतलब है कॉन्टिन्यूअस, यानी कि कॉन्टिन्यूअसली जो रिस्पोंडेंट है वो मेंटल डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी से ग्रसित है। इसमें सब नॉर्मेलिटी ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि एवरेज इंटेलिजेंस से नीचे का माइंडसेट है रिस्पोंडेंट का, तो भी वो साइकोपैथिक डिसऑर्डर में आएगा। और ऐसा डिसऑर्डर रिजल्ट करना चाहिए बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर में या फिर सीरियस इररिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द अदर पार्टी, चाहे उसकी मेडिसिन चल रही हो या फिर ना चल रही हो, या फिर उसको मेडिसिन की जरूरत हो चाहे ना हो। ये सभी सिचुएशंस मेंटल डिसऑर्डर में इंक्लूड हो जाएंगी क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर इंक्लूड साइकोपैथिक डिसऑर्डर और साइकोपैथिक डिसऑर्डर की डेफिनेशन में ये सब चीजें आ गई हैं। अब देखिए ये जो पॉइंट 4 है ये पर्सनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंतर्गत ओमिट कर दिया गया है। उसके पहले यहाँ पे इनक्योरेबल फॉर्म ऑफ लेप्रेसी दिया गया था जिसको लेप्रेसी के पेशेंट्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी माना जाता था। तो इस चीज को याद रखिएगा कि ये अमेंडमेंट 2019 में आया है। अब क्योंकि ये रीसेंट अमेंडमेंट है इसलिए ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ध्यान रखिएगा कि अमेंडमेंट का नाम पर्सनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2019 था और हिंदू मैरिज एक्ट के साथ साथ ये अमेंडमेंट डाइवोर्स एक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी हुआ था। और इन सारे एक्ट्स में से लेप्रेसी वाले क्लॉजेस हटा दिए गए थे। अब ये जो नेक्स्ट कंडीशन है इसमें वेनेरियल डिजीज का अर्थ है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि ऐसी डिजीजेस जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ट्रांसमिट होती हों फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जैसे कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स। इसका एक और कॉमन एग्जांपल है सिफिलिस। और आगे यहाँ पर इस बात को क्लियर भी कर दिया गया है कि इन कम्युनिकेबल फॉर्म, मतलब ऐसी डिजीज एक कम्युनिकेबल फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि ऐसी कोई सेक्सुअल डिजीज है जो कि ट्रांसमिटेबल नहीं है तो वो इस क्लॉज के अंडर में नहीं आएगी। 6th कंडीशन है रेनाउंस द वर्ल्ड बाय एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर, यानी कि दुनियादारी छोड़ के यदि कोई व्यक्ति किसी साधुओं या बैरागियों के ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए पिटीशन डाली जा सकती है। इसके बाद की कंडीशन है कि अगर 7 साल तक पति या फिर पत्नी का कोई पता नहीं चला कि वो जिंदा भी हैं या उनकी डेथ हो चुकी है और किसी भी व्यक्ति ने उनके जिंदा होने के बारे में नहीं सुना तो 7 साल के बाद दी अदर पार्टी में फाइल सच पिटीशन। अब यहाँ तक क्लॉज 1 के अंतर्गत जितनी भी कंडीशंस थी उनके बारे में दिया गया था। शुरुआत में 1A और 1B ऐड हो गए हैं जबकि लास्ट में 8th और 9th कंडीशन ओमिट हो गई हैं। साथ ही साथ लेप्रेसी वाली जो कंडीशन थी वो भी ओमिट हो गई है। तो सब क्लॉज 1 के अंडर में
अब टोटल 8 कंडीशंस रह गई हैं। इसके बाद सब क्लॉज 1A भी ऐड किया गया है जिसमें एडिशनल ग्राउंड्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी एडिशनल कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास होने के बाद पति पत्नी अभी भी साथ नहीं रह रहे हैं और 1 साल या उससे ज्यादा बीत चुका है तो भी पिटीशन फॉर डाइवोर्स लाई जा सकती है। जनरली जब हस्बैंड एंड वाइफ म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लेना चाहते हैं और कोर्ट के पास जाते हैं तो उनको 1 साल का समय दिया जाता है आफ्टर पासिंग द डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन कि आप 1 साल और सोच विचार लीजिए और अगर फिर भी आपका साथ में रहने का मन नहीं है तो आपको डाइवोर्स ग्रांट कर दिया जाएगा। ऐसे केसेस में फैमिली कोर्ट्स इसी क्लॉज को लेकर चलती हैं। अब सेकंड क्लॉज में ये जो टर्म है कॉन्जुगल राइट्स, इसका अर्थ है राइट ऑफ अ हस्बैंड और वाइफ टू हैव सेक्सुअल रिलेशंस विद हिज और हर पार्टनर। ऐसे राइट्स के रेस्टिट्यूशन के लिए भी पिटीशंस फाइल होती हैं और अगर ऐसे रेस्टिट्यूशन के लिए कोई डिक्री पास की गई है फैमिली कोर्ट के द्वारा लेकिन फिर भी 1 साल या उससे ज्यादा का समय बीत चुका है और हस्बैंड और वाइफ के बीच में सेक्सुअल रिलेशंस नहीं स्टैब्लिश हो पाए हैं तो भी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की पिटीशन डाली जा सकती है। ये दोनों ही कंडीशंस डिक्रीज के बारे में बात करती हैं, यानी कि जो क्लॉज 1A है उसमें वो कंडीशंस दी गई हैं जो कि इन फर्दरेंस ऑफ एनी एडजुडिकेशन है। तो अब हमारे पास कितनी कंडीशंस हो गई 8+2 और ये 10 कंडीशंस जेंडर न्यूट्रल हैं, यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही अवेलेबल हैं। लेकिन जो सब क्लॉज 2 के अंदर में अब जो कंडीशंस हम पढ़ेंगे वो सिर्फ वाइफ के लिए अवेलेबल हैं। इसमें पहली कंडीशन है कि इस एक्ट के आने से पहले अगर हस्बैंड ने 2 शादियां कर ली हैं या फिर उसकी एक और जीवित पत्नी है हस्बैंड एंड वाइफ की शादी के समय तो भी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की पिटीशन लाई जा सकती है। इन दोनों ही केसेस में पिटिशनर के अलावा जो वाइफ है वो जीवित होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन के हिसाब से अगर शादी के बाद हस्बैंड इन एक्ट्स के लिए गिल्टी पाया जाता है तो भी वाइफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की पिटीशन डाल सकती है। इसमें पहला है रेप जो कि सेक्शन 375 और 376 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत आता है। इसके बाद है सोडोमी और बेस्टैलिटी, ये दोनों ही सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी में दिए हुए हैं। सोडोमी का लिटरल सेंस है अननेचुरल सेक्स, जिसमें कि सेक्शन 377 में दिया हुआ शब्द कार्नल इंटरकोर्स भी आ जाता है। आसान शब्दों में एनल सेक्स एंड ओरल सेक्स आर इंक्लूडेड इन सोडोमी। इसके बाद बेस्टैलिटी का अर्थ है किसी जानवर के साथ सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व होना। आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन 18 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट या फिर सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत अगर कोई मेंटेनेंस की डिक्री पास की गई है और उसके बावजूद हस्बैंड एंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं फॉर 1 ईयर और अपवर्ड्स तो भी वाइफ हस्बैंड के खिलाफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की पिटीशन ला सकती है। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल उठ सकता है कि जो डिक्री है वो भी हस्बैंड के खिलाफ ही पास हुई है और अगर मेंटेनेंस देने के बावजूद वाइफ अग्री नहीं करती है हस्बैंड के साथ रहने के लिए तो क्या सिर्फ वाइफ के पास डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की पिटीशन दाखिल करने का राइट होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक प्रोविजन है जो कि सिर्फ वाइफ के राइट को एक्सप्लेन कर रहा है। जो जेंडर प्रोविजन है जो हमने क्लॉज 1 में पढ़ा था वो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए अवेलेबल है। तो ऐसे केस में जहां पर मेंटेनेंस मिलने के बावजूद वाइफ साथ रहने से मना कर देती है तो हस्बैंड सब क्लॉज 1 के अंतर्गत पिटीशन फाइल कर सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट बताने से पहले मैं आपको 2 शब्दों का अर्थ बता दूं। पहला है कंज्यूमेट। कंज्यूमेट का अर्थ होता है किसी भी शादी को कंप्लीट करना विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेक्सुअल रिलेशंस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। नेक्स्ट शब्द है रेप्यूडिएट यानी कि रिफ्यूज करना। अब इस पॉइंट के हिसाब से अगर शादी के वक्त जो वाइफ थी वो 15 साल से नीचे की थी और 15 साल की होने के बाद उसने शादी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया या फिर वो उस शादी में नहीं रहना चाहती तो भी वो पिटीशन डाल सकती है फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। लेकिन उसका ये जो रिफ्यूजल है वो 18 साल के होने से पहले पहले एक्सप्रेस हो जाना चाहिए, यानी कि 18 साल के होने के बाद अगर वाइफ मैरिज में रहने से रिफ्यूज करती है तो उसको लॉफुल नहीं माना जाएगा अंडर दिस वेरी प्रोविजन। अच्छा, पिछले पॉइंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके लिए कि क्या हस्बैंड वाइफ से मेंटेनेंस मांग सकता है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अच्छा, इस केस में एक बहुत ही अच्छा केस आता है रेजिना वर्सेस मकसूद अली। ये वन ऑफ द फर्स्ट केसेस था जहां पर सीक्रेटली रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन को एज एन एविडेंस प्रेजेंट किया गया था और इस केस में वही एक ऐसा एविडेंस था जो कि अक्यूज्ड के खिलाफ था। इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो टेप रिकॉर्डिंग
कन्वर्सेशन है वो फोटोग्राफ की तरह है, और जैसे फोटोग्राफ एडमिसिबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, वैसे ही टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन भी एडमिसिबल होगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ, प्रोवाइडेड कि वो एक्यूरेट हो और उसमें जो भी वॉइसेस हैं उनको प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया जा सके। साथ ही साथ जो टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन है वो तभी एडमिसिबल होगा जब वो रेलेवेंट होगा केस के लिए। आगे कोर्ट ने क्लियरली बोला कि जो मेथड है टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन को लेने का वो उस एविडेंस की एडमिसिबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ये जज का डिस्क्रिशन होगा कि वो ऐसे एविडेंस को रिकॉर्ड में रखता है या फिर नहीं। फाइनली अब हम आते हैं जजमेंट पे। यहाँ पर कोर्ट के सामने क्वेश्चन था कि जो सीक्रेटली रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन है वो क्या कोर्ट में एडमिसिबल होगा, ये जानते हुए कि ऐसा एविडेंस किसी इंडिविजुअल की राइट टू प्राइवेसी को हिंडर करता है। कोर्ट ने इसके जवाब में बोला कि कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं होती और राइट टू प्राइवेसी और राइट टू फेयर ट्रायल दोनों ही आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। ऐसे केस में जहाँ पर इन दोनों राइट्स के बीच में क्लैश होता है वहाँ पर राइट टू प्राइवेसी राइट टू फेयर ट्रायल के बाद ही आएगा, यानी कि कोर्ट राइट टू फेयर ट्रायल के पक्ष में फैसला सुनाएगा। यहाँ पर अगर आप के एस पुट्टास्वामी वाला केस सोच रहे हैं तो आपको खड़क सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का भी केस ध्यान रखना होगा। खड़क सिंह के केस में जो अक्यूज था उसके ऊपर डेकॉइटी के आरोप लगे थे और पुलिस ने उसके ऊपर सर्विलांस किया था। इसलिए अगर राइट टू प्राइवेसी को राइट टू फेयर ट्रायल के ऊपर रखा जाएगा तो क्रिमिनल्स खास करके टेररिस्ट्स के खिलाफ एविडेंसेस इकट्ठा करना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाएगा। आगे कोर्ट ने एक बात के लिए सतर्क किया कि जो हम ये जजमेंट दे रहे हैं या फिर जो एविडेंस लॉ है उसके प्रोविजंस का मतलब ये कतई नहीं है कि हर एक व्यक्ति को लाइसेंस मिल गया फॉर इलीगल कलेक्शन ऑफ एविडेंस का। अगर आप पूरा जजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि ऐसे कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस को अगर बढ़ावा दिया गया तो वो सोसाइटी के लिए खास करके इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये था हमारा एनालिसिस इस पूरे केस का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।